मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा शर्मा एंड हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे आवर इक्वालिटी। सो थोड़ा ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इक्वालिटी में क्या क्या पढ़ा था। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इक्वालिटी की कि इक्वालिटी होती क्या है। फिर हमने राइट टू वोट पढ़ा था, इक्वल राइट टू वोट, कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन everyone, each and everyone who is the citizen of the nation, they are given a right to vote, जिसको हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी कहते हैं। सर्टेन एज के बाद यू आर अलाउड टू कास्ट योर वोट। उसके बाद में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने जाना था कि कैसे कास्ट सिस्टम और रिलीजन के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटी होती है। इवन जेंडर बेसिस पर भी इनइक्वालिटी होती है। आप आज भी देख सकते हैं कि कई घरों में मैनी ऑफ द हाउसेस द गर्ल्स आर फेसिंग इन डिस्क्रिमिनेशन द गर्ल्स आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ओनली द मेल चाइल्ड इज अलाउड टू get further education and the girl child is not allowed to get further education after certain age। उनको कहा जाता है कि आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आप अब बड़े हो गए हो, यू रिमेन एट होम एंड यू डू हाउस होल्ड वर्क। आपको करना क्या है, शादी करनी, आगे जाके घर संभालना, तो आप घर का काम करो, ऐसा कह करके उनको पढ़ाई से रोका जाता है। तो हमने बहुत अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज़ पढ़ी। हमने ओम प्रकाश जी जो थे उनका एग्जाम्पल देखा एंड वी वेंट थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। देन वी रेड अबाउट डिग्निटी, हाउ इट इफ़ेक्ट्स आवर प्राइड। जो इनइक्वालिटी होती है हमारे आत्मसम्मान को कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमारे प्राइड को कैसे इफ़ेक्ट करती है, हमने ये भी पढ़ा था। चलिए अब हम लास्ट में हमने टॉपिक लिया था मिड डे मील स्कीम। मैंने आपको एक ओवरऑल व्यू दिया था कि मिड डे मील का मतलब क्या होता है और क्यों दिया जाता है। स्टिल जिन लोगों को ध्यान नहीं है, उन्होंने फिर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा और भूल गए होंगे, उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि मिड डे मील इज़ अ स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2001। स्टार्ट पहले की गई कुछ स्कूल्स में, थोड़े बहुत स्कूल्स में, उसके बाद में उसको पूरे कंट्री के हर गवर्नमेंट स्कूल में इसको अप्लाई किया गया। क्योंकि ये इसलिए किया गया ताकि जो गरीब बच्चे हैं, द पुअर चिल्ड्रन हु आर नॉट गेटिंग बैलेंस्ड डाइट, जिनको बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, जो खाना नहीं खा पाते हैं पूरा प्रॉपर, जिनके पास खाना नहीं है, और प्लस जिनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे घर पे काम होता है और हमारे बच्चों को हम पढ़ाई के लिए भेजेंगे 4-5 घंटा, तो हमारे घर का काम कौन करेगा। सो ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट अ मिड डे मील स्कीम सो दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के खाने के बहाने आए लेकिन पढ़ाई तो करें, और उनके पेरेंट्स भी उनको भेजने से मना नहीं करेंगे कि चलो हमारा बच्चा खाना खा के आएगा एटलीस्ट, कुछ और नहीं तो। सो उसके आगे हम पढ़ते हैं। हियर इन द सेकेंड पैराग्राफ, while government programs play a significant role in increasing the equality of opportunities, there is much more that needs to be done. While the midday meal program has helped in increasing the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be significant differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. And yes, it is true. हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए हैं, उन्होंने जो है एक जो ब्रिज बनाने की कोशिश की, एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की है बिटवीन द चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन अ पुअर फैमिली एंड नॉट एजुकेटेड, बट सक्सेस नहीं मिली है उनको। वाई? बिकॉज स्टिल आफ्टर डूइंग सो मैनी ऑफ द एफर्ट्स, स्टिल जो है हमारे जो बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं उनके बराबरी में जो कि वो बड़े स्कूल में पढ़ के कर पा रहे हैं। लेकिन ये मेरा मानना नहीं है, मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव नहीं करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ है, एसी वेसी लगा हुआ है तो ही बच्चे पढ़ेंगे। पढ़ने वाला कहीं पर भी पढ़ लेता है।
जैसे कि अभी आपकी क्लासेस नहीं चल रही हैं ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम लोग एफ़र्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने वहाँ, और पूरा स्टाफ जो है इतना वर्क कर रहा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए कि आप घर पे बैठे भी थोड़ी देर के लिए ही सही आप पढ़ाई तो करें। और रोज़ ज़्यादा नहीं होता है, दो आप लोगों के पास वीडियोज़ आती हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है। अब इसमें भी एक है कि पूरा दिन सबको मिलता है, हो भी सकता है कि कोई ना पढ़े, और कोई हो भी सकता है कि जो हम पढ़ाते हैं उससे उसको भी ग्रेस्प करके पूरा और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच टू ईच पर्सन। नाउ, और एक मैं एग्ज़ाम्पल और देना चाहूँगी। जैसे आप लोगों ने, अगर किसी ने मूवी देखी हो हिंदी मीडियम, बहुत ही अच्छी मूवी थी, और आई थिंक आप सब ने देखी होगी, और किसी ने नहीं देखी हो तो इट्स ओके। उसमें भी ये शो किया गया कि जो एक इंसान जो है वो किस तरीके से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अपने बच्चे का, और क्या से क्या कर देता है, इलीगल काम तक भी करता है वो। लेकिन लास्ट में जब उसका जो है ऑनेस्टी उसकी जागती है और वो उस चीज़ को मना करता है, लेने से मना करता है, और वहीं पर ही उसी पैसों से वो एक गवर्नमेंट स्कूल को बिल्कुल ही अलग बना देता है। टीचर तो बेटा वही के वही होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो उल्टा टीचर्स जो हैं वो इतने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ करके पास होके आते हैं, तैयारी करके आते हैं, लेकिन सिवाय सिर्फ फैसिलिटीज़ के अलावा और कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये इन्होंने एक बताने की कोशिश की है डिफरेंस बिटवीन द स्कूल्स, जो कि रिच पीपल अटेंड करते हैं और पुअर पीपल अटेंड करते हैं। एजुकेशन तो वही ना, ABCD तो वो भी सीखेंगे और गरीब बच्चा भी सीखेगा। स्टार्ट तो वहीं से करेंगे ना हम। हो सकता है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और गरीब बच्चों की नहीं होगी, स्टिल एजुकेशन इज़ एजुकेशन। Even today, there are many schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated in an unequal way. और ये जो बात है, मुझे लगता है कि आप लोगों को नहीं इतना फील होगा, बिकॉज वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अर्बन एरियाज़। हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं बताया कि कास्ट सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरी एक पर्सनल, आप लोगों को मेरा एक पर्सनल मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि व्हेन आई वाज अ किड, तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में कोई मुस्लिम फैमिली आई थी रहने के लिए, तो मैं चली जाती थी उनके घर पे खेलने के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी नहीं बताया कि दे आर मुस्लिम्स, यू शुड नॉट गो देयर, उनके घर पे खाना पीना नहीं या कुछ भी, कभी नहीं ऐसा हुआ। और मुझे जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि अरे ये तो मुस्लिम है, बिकॉज आई यूज़ टू सी द पिक्चर्स ऑफ मक्का एंड मदीना देयर ना, तो मुझे नहीं पता था कि व्हाट आर दीज पिक्चर्स रिप्रेजेंट या कुछ भी है। तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे आज भी ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सिखाया, एंड दे वर वेरी वंडरफुल नेबर्स, सीरियसली दे वर। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं वापस से। अब हमने पढ़ लिया पूरा कि डिस्क्रिमिनेशन डिग्निटी को कैसे ख़त्म करता है। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो उस इंसान का आत्मसम्मान पूरा ख़त्म हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। वन ऑफ द मेन रीजंस for this is that attitudes change gradually. Even though people are aware that discrimination is against law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जबकि उनको पता है कि ये इलीगल है, कानूनन अपराध है। ठीक है, in order to change this present attitude, it is important that people should begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity, and establishing establishing equality in a democratic society is a continuous struggle in which individuals as well as various communities in India should essentially and largely contribute to. अब देखिए, इन्होंने इतनी बात बोली है हमें, तो मैं एक आपको मूवी का एग्जांपल भी देना चाहूँगी। आपने एक नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी, क्रांति। आई थिंक आप लोग तो बहुत यंग हो, नहीं देखी होगी, बट स्टिल एक बहुत फ़नी, उसमें फ़नी भी है और एक सीरियस सीन भी है उसमें। वो कहता है ना, ये हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, बताओ कौन सा खून किसका है।
तो सिंपल सी बात है ये, हमारे खून का रंग एक है, भले वो दलित का हो, भले वो हायर कास्ट का हो, भले वो किसी और रिलीजन वाले का हो, सेम ईश्वर ने दोनों आँखें, नाक, कान, हाथ सबको बराबर दिए हैं। जब उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो हम कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेट करने वाले? सबसे पहली बात तो ये है। और प्लस अब तो लॉ भी हो गए हैं, तो हमको दूसरे की डिग्निटी भी समझनी चाहिए कि आपसे कोई इन्फीरियर नहीं हो सकता। भले वो आपसे रंग में गोरा है तो आप इन्फीरियर नहीं हो, अगर वो आपसे काला है तो वो इन्फीरियर नहीं है। अभी भी देखो आप, वेस्ट में भी अभी रिसेंटली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चल रहा है यूएसए के अंदर, जबकि वो सबसे, हम कितने उनको मॉडर्न मानते हैं। तो शर्म की बात है ये चीज़ें। इट इज़ वेरी शेमफुल एक्ट है ये, बहुत ज़्यादा। डिस्क्रिमिनेशन किस चीज़ का? आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो डोंट टॉक ना, सीधी सी बात है। आप मतलब ठीक है, आप मत बात करिए। आप जितना अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही दूसरे को भी रिस्पेक्ट कर दीजिए आप, है ना। और जितना आप अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं आप उतना ही दूसरे के रिलीजन को भी रिस्पेक्ट दीजिए। इट इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप है वो रिस्पेक्ट के बिना और लव के बिना नहीं चलता है। ह्यूमैनिटी ऐसी ही होती है। अगर हम यही नहीं फील कर सकते तो हम में और जानवरों में, इवन आई थिंक जानवर बोलना बहुत गलत बात हो जाएगी, बिकॉज दे आर सेंसिबल, बहुत लविंग होते हैं वो, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी मॉन्स्टर्स, यस मॉन्स्टर्स अच्छा वर्ड है। तो हम में और मॉन्स्टर्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने थोड़ा ज्ञान झाड़ने की आज कोशिश की है, और ये ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये सिर्फ एक लेसन है। आई वॉन्ट टू टीच यू इन योर लाइफ ऑल्सो कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करो। आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, बट आई थिंक यू कैन फील मी समवेयर। आप बड़े भी होंगे तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा लाइफ में कि नेवर डिसरिस्पेक्ट एनीवन, भले वो आपके घर में एक मजदूर काम करने आता हो और कोई भी हो, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है। एंड मेंटेन इट, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू। ओके, थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।